वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी साम्य आनुपातिक द्रव्यमान सूत्र की, और साम्य आनुपातिक द्रव्यमान सूत्र हमने यहाँ तक निकाल लिया था, एम ऑफ ए जेड निकाल लिया था, यहाँ तक ये पूरा हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इसको फॉर्मूले को याद करने की बोला था। नॉर्मल है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस ई बी हो रहा था, और ई बी की जो वैल्यू थी वो ये आ रही थी, ये प्लस में थी और ये सभी नेगेटिव थी, लेकिन बाहर का माइनस होने की वजह से ये माइनस हो गया था और ये सभी पॉजिटिव हो गया था। तो एक बार इसको देख लेना, ए बी ए की पावर यहाँ पर 2/3 है, यहाँ 1/3 है, यहाँ a माइनस 2z के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और a के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और a की पावर 3/2 ये कौन सी एनर्जी है? पेयरिंग एनर्जी। 5 एनर्जी थी BSCAP, इस तरह से याद करने के लिए बोला था इसको। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, द्रव बूंद मॉडल। हेडिंग डालें द्रव बूंद मॉडल, उसके बारे में देखते हैं। द्रव बूंद मॉडल, द्रव बूंद मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, हेडिंग डालें और देखें कि ये मॉडल किस मॉडल है। एक तरह से जैसे कि आप कहीं पर भी प्रोजेक्ट जब करते हो, कोई भी चीज बनाते हो प्रैक्टिकल पे, तो उस चीज का एक प्रोजेक्ट बनाते हो। जैसे कि एक कार है, उसकी डमी होती है, एक कार है, उसी का रूप, नकली रूप, मतलब उसकी हम तुलना कर सकते हैं उस मॉडल से, द्रव बूंद मॉडल। देखें इधर कि जो नाभिक है उसको हम जस्ट कंपेयर कर सकते हैं लिक्विड की ड्रॉप से। एक पानी की जो बूंद है उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, मतलब एक नाभिक है वो बिल्कुल व्यवहार रखेगा किसकी तरह? एक लिक्विड की ड्रॉप की तरह। जैसे कि एक नाभिक है और ये क्या है? एक पानी की बूंद, तो उसके हम कंपेयर में उसको मान सकते हैं। जिस तरह पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसी तरह से जो नाभिक है वो भी कौन सी नेचर का होता है? गोलीय प्रकृति का होता है या गोलीय आकार का होता है। इस तरह से हम मान सकते हैं। दूसरी चीज देखें कि जिस तरह से नाभिक जो द्रव की बूंद है वो गोलीय बनी हुई है, यहाँ पर जो पृष्ठ तनाव लगता है, पृष्ठ के अणुओं पर जो तनाव लगता है ताकि उसकी आकृति कैसी बनी हुई है? गोलीय बनी हुई है। इसी तरह नाभिक पृष्ठ तनाव जो लगता है अपने पास वाले अणुओं के द्वारा ही लगता है, ये ध्यान रखना। जो पृष्ठ तनाव लगता है वो पास वाले अणुओं के द्वारा ही लगता है। इसी तरह नाभिक में भी जो नाभिकीय बल लगता है अपने पास वाले अणुओं के द्वारा ही या पास वाले न्यूक्लियनों के द्वारा ही लगता है। पढ़ा था नाभिकीय बलों के गुणों में, नाभिकीय बलों के गुणों में पढ़ा था कि किसी भी न्यूक्लियन पर जो बल लग रहा होगा अपने पास वाले न्यूक्लियन के द्वारा ही लगता है, दूर वाले न्यूक्लियनों के द्वारा नहीं लगता है। तो पृष्ठ तनाव जस्ट लाइक इसकी संतृप्तता के गुण के तरह ही है। संतृप्तता का ही तो गुण बोल रहे थे इसको, कि पास वाले जो न्यूक्लियन है वही उस पर नाभिकीय बल लगाते हैं, दूर वाले जो कण है वो उस पर नाभिकीय बल नहीं लगाते हैं या उनका नाभिकीय बल का प्रभाव नगण्य होता है। इसी तरह से पृष्ठ तनाव होता है कि पृष्ठ तनाव है वो पास वाले कणों के द्वारा ही लगता है। इस पर लग रहा होगा इसके द्वारा, इस पर लग रहा होगा इसके द्वारा ही, तो पास वाले के द्वारा ही लगता है। तो पृष्ठ तनाव को जस्ट सिमिलर मान सकते हैं हम किसके? संतृप्तता के गुण के। इसी तरह से आपने एक बल पढ़ा होगा, वांडरवाल बल। वांडरवाल बल एक कैसा बल है? ये वांडरवाल बल दुर्बल बल होता है होने को तो, लेकिन ये बहुत ही लघु परास में काम करता है। वांडरवाल बल जो होता है दुर्बल बल होता है, और ये कैसे परास में काम करता है? बहुत ही लघु परास में काम करता है। मतलब हाइड्रोजन के बीच में अगर ये लग रहा है वांडरवाल बल, तो ये बहुत ही छोटी परास में काम करेगा, ज्यादा रेंज नहीं है इसकी। इसी तरह से जो नाभिकीय बल है वो भी लघु परास में काम करता है। पढ़ा था आपने कि जो नाभिकीय बल है वो कहां पर काम करता है? नाभिक के अंदर, और नाभिक की रेंज कहां से कहां तक होती है? 0 से 10 की पावर माइनस के 15 फर्मी। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से वांडरवाल बल एक कैसा बल है? लघु परासी बल है, उसी तरह से नाभिकीय बल भी कैसा है? लघु परासी बल है। लेकिन ध्यान रखना ये एक तरह से दुर्बल बल होता है, जबकि नाभिकीय बल तो सबसे प्रबल होता है, तो वो उससे कंपेयर नहीं करेंगे दुर्बल और प्रबल से। बस उसके परास के आधार पर हम कर रहे हैं कि वो भी लघु परास में काम करेगा, तो ये भी लघु परास में काम करेगा। सिमिलर आपने देखा होगा एक पानी की ड्रॉप है, यदि वो धरती पर गिरती है तो छोटी छोटी बूंदों में विभक्त हो जाती है। या आपने ये भी देखा होगा कि दो पानी के ड्रॉप आपस में मिलकर एक बड़ी बूंद बना लेती हैं। इस तरह से होता है कि पानी की बूंद को आप नीचे गिराओगे तो वो छोटी छोटी सी बूंदों में विभक्त हो जाती है, और यदि छोटी छोटी बूंद हैं उनको आप एक ड्रॉप के ऊपर दूसरे ड्रॉप डालते चले जाओ तो वो मिक्स होकर एक बड़ी बूंद बना लेती है। इसी तरह से नाभिक में भी होते हैं कि हल्के नाभिक हैं, कोई भी दो हल्के नाभिक हैं आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। इसी तरह से कोई भी एक बड़ा नाभिक है वो टूटकर
छोटे छोटे नाभिकों का निर्माण करता है। और यहाँ पर तो इसको तो क्या बोलते थे, इस वाली अपक्रिया को नाभिकीय विखंडन, और यहाँ पर एक जुड़ गए यानी कि नाभिकीय संलयन, जो कि सूर्य में होती है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। जैसे कि हमारा जो रावत भाटा है परमाणु संयंत्र चित्तौड़गढ़ में, कोटा में नहीं है, वो चित्तौड़गढ़ में है, ध्यान रखना। तो वहां पर जो बिजली का उत्पादन किया जाता है कौन सी अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है, वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के द्वारा वहां पर किया जाता है इस तरह से। अब एक और चीज देखो, तो सिमिलर मान सकते हैं, जिस तरह पानी की बूंद है वो टूटकर दो छोटी बूंदों में विभक्त हो जाती है, इसी तरह से बड़ा नाभिक या भारी नाभिक भी दो हल्के नाभिकों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इसी तरह से पानी की दो छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती है, तो इसको हम कैसे मान सकते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की तरह, कि दो छोटे नाभिक हैं वो आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का क्या करेंगे, वहां पर निर्माण करेंगे इस तरह से। एक और है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा है वो कब बढ़ेगी, नाभिक की बंधन ऊर्जा जब बढ़ेगी जब न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ेगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर बंधन ऊर्जा का मान बढ़ेगा। इसको हम सिमिलर कैसे मान सकते हैं कि कोई भी पानी की बूंद है उसको हमें वाष्पित करना है, यानी कि लिक्विड से हमें उसको गैस में चेंज करना है, तो हमें बाहर से क्या देनी होगी, इसको एनर्जी देनी होगी, वाष्पीकरण करने के लिए एनर्जी देनी होगी। और उस एनर्जी की मात्रा कितनी ज्यादा होगी, जितना इसका जो द्रव्यमान है, जितना द्रव की बूंद का जो द्रव्यमान है वो बढ़ता जाएगा, उसके संगत ही उसको वाष्पीकरण के लिए दी जाने वाली ऊर्जा का मान भी बढ़ता हुआ जाएगा। तो इस चीज को हम सिमिलर देख सकते हैं कि नाभिक का भी न्यूक्लियस की संख्या, नाभिक में भी न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ने पर उसके संगत उसकी बंधन ऊर्जा भी बढ़ती है। मतलब एक तरफ तो हमने लिक्विड की ड्रॉप को रख लिया, एक तरफ नाभिक को रख लिया, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से हम देखें तो नाभिक तो कितने आकार का है, 0 से 10 की पावर -15 मीटर का है। तो साइंटिस्ट जिसने द्रव बूंद मॉडल दिया है उसने सोचा ये तो बहुत छोटा है, इसको तो लोग देख ही नहीं सकते, फर्मी ऑर्डर का है, इसको देख ही नहीं सकते, तो लोगों को कैसे बताया जाए कि हमारा जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, वो किस तरह का दिखता है। तो उसने जस्ट उसको कंपेयर करके दिखा दिया नाभिक से, उससे सॉरी लिक्विड ड्रॉप से, पानी की बूंद से, कि पानी की बूंद भाई जैसी है उसी तरह का हमारा क्या है, नाभिक है। एक चीज और है, जिस तरह से नाभिक का घनत्व है वो स्थिर होता है, हमने निकाला था 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये निकाला था, घनत्व स्थिर होता है। इसी तरह से कैसे, इसका भी घनत्व स्थिर है, इससे कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह से द्रव की बूंद का जो घनत्व स्थिर होता है, उसी तरह से नाभिक का घनत्व है वो भी क्या रहता है, स्थिर रहता है। लेकिन आपने तो एक फॉर्मूला निकाला था हॉफस्टाडर से, रो आर वाला फॉर्मूला, रो नॉट अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल में r माइनस के r हाफ बाई डेल, ये निकाला था। इससे तो घनत्व उसका चेंज हो रहा था, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन जो द्रव बूंद मॉडल दिया गया था वो हॉफस्टाडर एक्सपेरिमेंट से पहले दिया गया था, हॉफस्टाडर एक्सपेरिमेंट बाद में आया था। मतलब जब ये द्रव बूंद मॉडल दिया जा रहा था तब तक इस फॉर्मूले का हमें पता नहीं था, तब तक यही पता था कि उसका घनत्व स्थिर है, तो उससे कंपेयर में उसने उस चीज को करके बता दिया। लेकिन द्रव बूंद मॉडल की ये कंपेयर तो करके हम बता सकते हैं, लेकिन आपने मैजिक नंबर्स पढ़े होंगे, मैजिक नंबर्स पढ़े हैं क्या, जादुई संख्याएं, अरे पढ़ा होगा 12th में मैजिक नंबर्स, जादुई संख्याएं, मतलब जिन नाभिकों के लिए प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स की संख्या, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या ये होती है 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। किसी भी नाभिक के लिए अगर उसके न्यूक्लियस की संख्या, प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन्स की संख्या 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 होते हैं, तो वो नाभिक अपने पास वाले नाभिकों की तुलना में अधिक क्या होंगे, ये स्थायी होंगे। ये नाभिक क्या होंगे, अधिक स्थायी होंगे अपने पास वाले नाभिकों की तुलना में। तो वो किस तरह से अधिक स्थायी हैं, इस चीज को समझाने में असफल रहा, इस चीज को नहीं बता पाया। कौन सा मॉडल, द्रव बूंद मॉडल। तो इसके बाद आता है एक मॉडल, सेल मॉडल। कौन सा आएगा, सेल मॉडल, यानी कि उसको बोलते हैं कोस मॉडल। तो उस कोस मॉडल के आधार पर हम इस चीज को समझाएंगे। तो द्रव बूंद मॉडल हेडिंग डालें और उसमें लिखना प्रारंभ करें। इस मॉडल के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार किसी भी तत्व के नाभिक व द्रव की बूंद में इस मॉडल के अनुसार किसी भी तत्व के नाभिक व द्रव की बूंद में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। द्रव की बूंद में कुछ समानताएं पाई जाती हैं।
जिसके कारण नाभिक को एक समान रूप से आवेशित असंपीड्य द्रव बूंद के भांति माना जा सकता है। असंपीड्य द्रव बूंद के भांति माना जा सकता है। असंपीड्य मतलब उसको संपीडित नहीं किया जा सकता। असंपीड्य क्योंकि पहले से नाभिक बहुत छोटा है और उसको कहां से संपीडित करोगे, तो ऐसी बूंद लेकर चल रहे हैं जो पहले से असंपीड्य है, मतलब बहुत ही ज्यादा दबी हुई है, मतलब और दबाया नहीं जा सकता। तो असंपीड्य द्रव बूंद के भांति माना जा सकता है। और उसमें फर्स्ट पॉइंट डालकर उसमें लिखें, फर्स्ट पॉइंट डालें और उसमें लिखें, जिस प्रकार द्रव बूंद में लिखें, इसमें जिस प्रकार द्रव बूंद में वांडरवाल बल कार्य करता है, जिस प्रकार द्रव बूंद में वांडरवाल बल कार्य करता है, जो कि लघुपरासीय है, उसी प्रकार नाभिक में नाभिकीय बल कार्य करता है, उसी प्रकार नाभिक में नाभिकीय बल कार्य करता है, नाभिकीय बल कार्य करता है जो कि लघुपरासी ही होता है। नाभिकीय बल कार्य करता है जो कि लघुपरासी ही होता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट डालें इसी में। फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसके बाद सेकंड पॉइंट, लिखना है इसमें, जिस प्रकार द्रव बूंद में पृष्ठ तनाव कार्य करता है, जिस प्रकार द्रव बूंद में पृष्ठ तनाव कार्य करता है, जिस प्रकार द्रव बूंद में पृष्ठ तनाव कार्य करता है, जो कि निकटवर्ती अणुओं के द्वारा ही लगता है, जो कि निकटवर्ती अणुओं के द्वारा ही लगता है। जिस प्रकार द्रव बूंद में पृष्ठ तनाव कार्य करता है जो कि निकटवर्ती अणुओं द्वारा ही लगता है, उसी प्रकार नाभिक में न्यूक्लियन भी, दोबारा सुने, जिस प्रकार द्रव बूंद में पृष्ठ तनाव कार्य करता है जो कि निकटवर्ती अणुओं के द्वारा ही लगता है, जिस प्रकार द्रव बूंद में पृष्ठ तनाव कार्य करता है जो कि निकटवर्ती अणुओं के द्वारा ही लगता है, उसी प्रकार नाभिक में न्यूक्लियन भी अपने पास वाले न्यूक्लियनों से, उसी प्रकार नाभिक में न्यूक्लियन भी अपने पास वाले न्यूक्लियनों से अन्योन्य क्रिया करते हैं, अपने पास वाले न्यूक्लियनों से अन्योन्य क्रिया करते हैं, अपने पास वाले न्यूक्लियनों से अन्योन्य क्रिया करते हैं। ब्रैकेट में लिख देना संतृप्तता का गुण, ब्रैकेट में लिख देना संतृप्तता का गुण। थर्ड पॉइंट लिखें इसके बाद, थर्ड पॉइंट, किसी द्रव के वाष्पीकरण के लिए करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान, किसी द्रव के वाष्पीकरण करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान द्रव की मात्रा के साथ बढ़ता है। किसी द्रव के वाष्पीकरण करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान
द्रव की मात्रा के साथ बढ़ता है, द्रव की मात्रा के साथ बढ़ता है। किसी द्रव के वाष्पीकरण करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा का मान है, द्रव की मात्रा बढ़ेगी तो उसके साथ बढ़ेगा। उसी प्रकार द्रव्यमान संख्या के बढ़ने पर, उसी प्रकार द्रव्यमान संख्या के मान के बढ़ने पर बंधन ऊर्जा का मान भी बढ़ता है, बंधन ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। फोर्थ पॉइंट लिखना है इसमें। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, जिस प्रकार फोर्थ पॉइंट में लिखना, जिस प्रकार द्रव का घनत्व स्थिर रहता है। फोर्थ पॉइंट में लिखना, जिस प्रकार द्रव का घनत्व स्थिर रहता है, जिस प्रकार द्रव का घनत्व स्थिर रहता है, उसी प्रकार नाभिक का घनत्व भी स्थिर रहता है। स्थिर रहता है। फिफ्थ पॉइंट लिखें, नाभ के विखंडन व नाभ के संलयन को, नाभ के विखंडन व नाभिकीय संलयन को नाभ के विखंडन व नाभिकीय संलयन को नाभ के विखंडन व नाभिकीय संलयन को एक बड़ी बूंद का छोटी बूंद में टूटना, एक बड़ी बूंद का छोटी बूंद में टूटना तथा कई छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद के निर्माण के तुल्य माना जा सकता है, निर्माण के तुल्य माना जा सकता है, निर्माण के तुल्य माना जा सकता है। जैसे नाभ के विखंडन और नाभ की संलयन, तो विखंडन को तो कैसे मान सकते हैं हम कि एक बड़ी बूंदें छोटी बूंदों में टूट गई, इसी तरह से संलयन को दो छोटी बूंदें अगर एक बड़ी बूंद का निर्माण कर रही है तो उसके संगत हम उसको मान सकते हैं। इसके बाद हेडिंग डालना इसी में, द्रव बूंद मॉडल की कमियां, द्रव बूंद मॉडल की कमियां। तो ये था बस, उसको लिक्विड ड्रॉप से हम कंपेयर करना है नाभिक को कि भाई जैसे जैसा द्रव बूंद में हो रहा है उसी तरह से किस में हो रहा है, नाभिक में। लेकिन वास्तव में तो ये सोचो कि द्रव की बूंद जो होगी उसमें कितने H2 अणु होंगे, और कितने H2 अणु हैं तो कितने सारे उसमें तो नाभिक होंगे, और हम उससे कंपेयर कर रहे हैं किसको, एक नाभिक को, एक न्यूक्लियस को। तो सोचने वाली बात है कि जिस तरह से एक बड़ी बूंद है जो कि हमें दिखाई दे रही है, तो उसमें तो कितने सारे नाभिक समाहित होंगे, बहुत ज्यादा संख्या में नाभिक समाहित होंगे। कैसे निकालते हैं इसके, यानी कि H2O यदि हमने कितना लिया, वो एक H2O यदि हमने ये 16 होता है ये 2, तो यानी कि 18 ग्राम अगर हमने मोल्स की संख्या निकालते हैं तो 18 ग्राम में जो मोल्स की संख्या होगी 6.0323 × 10⁻23 परमाणु। सोचो, परमाणु अथवा नाभिक, यानी 18 ग्राम अगर आपने जल वो ले लिया जल, तो उसमें इतने सारे क्या होंगे, एटम्स होंगे, और एटम होंगे तो मतलब सॉरी ये अणु होंगे H2O के अणु, और इतने H2O के अणु होंगे तो उसमें कितने सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे, एक इतने सारे अणु हैं, एक अणु में कितने न्यूक्लियस हैं, 3 न्यूक्लियस तो इसी में हैं,
एक ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस हैं। तो और इतने अणु हमारे पास आ रहे हैं 18 ग्राम अगर हमने द्रव की बूंद का बाहर ले लिया तो उस स्थिति में सोचो, और उसका हम कंपेयर केवल एक न्यूक्लियस से कर रहे हैं, तो उसकी तुलना में तो न्यूक्लियस कितना छोटा है फर्मी ऑर्डर में, जिसको तो देख ही नहीं सकते अभी तक। हम एंगस्ट्रॉम लेवल तक का हम देख सकते हैं, अभी तक जो भी हमारे पास सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप बना है, नैनोस्कोप बोल सकते हैं। नैनोस्कोप जो रिप्रेजेंट करता है 10 की पावर -9 तक कर सकता है, मतलब कोई भी चीज अगर 10 की पावर -9 मीटर छोटी है, नैनो ऑर्डर में है, तो उसको हम देख सकते हैं नैनोस्कोपी से। जैसे माइक्रोस्कोपी होता है तो माइक्रो लेवल यानी कि 10 की पावर -6 मीटर तक दिखाता है माइक्रोस्कोप, जबकि नैनोस्कोप कहाँ तक दिखा देता है 10 की पावर -9 मीटर तक। तो अभी तक हम जो देख सकते हैं इतनी ही सूक्ष्म नैनो मतलब छोटे से छोटे लेवल का बना है, वो कितने ऑर्डर तक देख सकते हैं 10 की पावर -9 मीटर तक का हम देख सकते हैं। मतलब हम उसको नहीं देख सकते, इसको एटम को, क्योंकि एटम का जो ऑर्डर होता है वो 10 की पावर -10 यानी कि एंगस्ट्रॉम ऑर्डर होता है, जबकि हम नैनो ऑर्डर का ही जो चीज है उसको देख पाते हैं। देखें इसमें द्रव बूंद मॉडल की कमियां, तो लिखना द्रव बूंद मॉडल के आधार पर द्रव बूंद मॉडल के आधार पर मैजिक नंबर, द्रव बूंद मॉडल के आधार पर मैजिक नंबर 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 को समझाया नहीं जा सकता। 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 को समझाया नहीं जा सकता। अर्थात जिन नाभिकों के लिए प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन की संख्या जिन नाभिकों के लिए प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉनों की संख्या 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 अर्थात जिन नाभिकों के लिए प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों अथवा न्यूट्रॉनों की संख्या 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 होती है, वे नाभिक अपने पास वाले नाभिकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। वे नाभिक अपने पास वाले नाभिकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। इतना ही लिख दें उसमें, फिर आगे इसको किससे समझाएंगे हम, कॉस मॉडल से समझाएंगे ऐसा, ठीक है। 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 जो दिन के लिए प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या होगी अथवा दोनों की संख्या भी हो सकती है, यानी कि द्रव्यमान संख्या, तो वो नाभिक अपने पास वाले नाभिकों की तुलना में अधिक स्टेबल होंगे। किस कारण होंगे उस चीज को समझाने में असफल रहा कौन, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो आगे पढ़ेंगे उस कॉस मॉडल को, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक है सेगर चार्ट, उसको पढ़ेंगे पहले। कौन सा, सेगर चार्ट, N/Z, शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो फर्स्ट ईयर में, ये फर्स्ट ईयर में है ये सेगर चार्ट, या इसको बोलते हैं N/Z अनुपात या रेशियो, N/Z रेशियो। तो इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। N/Z रेशियो, सेगर चार्ट, ओके। थैंक यू।